फिनेंशियल ईयर 25-26 के अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे ITR 1, 2, 3 और 4, अगर उसमें हाउस प्रॉपर्टी हेड से अगर कोई भी इनकम हो रही है और उस हाउस प्रॉपर्टी पर अगर कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन का अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इस बार के हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है और इस बार आपसे कुछ ज्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट यहां पर कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो शेड्यूल्स है वो ITR 1, 2, 3 और 4 चारों हेड्स के अंदर यानी कि चारों रिटर्न्स के अंदर सेम शेड्यूल होने वाला है। अगर एक बार हाउस प्रॉपर्टी हेड को या हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल को आप प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो चारों रिटर्न्स में से किसी भी रिटर्न्स को आप इजीली हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिटेल फिल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हाउस प्रॉपर्टी को कवर करते हैं, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल को डिटेल में समझते हैं। जब भी आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यहां पर आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल आ जाता है, चाहे वो ITR 1, 2 और 3 और 4, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्संस के रिटर्न्स होते हैं। यहां पर आपको डिटेल्स देखने को मिलती है। तो एक हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास में है, यहां पर ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, आपको ऐड अनदर के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, आपको यहां पर एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर हम कोई भी एड्रेस इंटर कर लेंगे। जैसे यहां पर आपको सिटी डालनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट इंटर करना है, तो आपका जो भी स्टेट होगा वो आप प्रॉपर चेक करके यहाँ पर स्टेट इंटर करेंगे। इंडिया होगा, पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो ये हमने पिन कोड नंबर भी ऐड कर दिया। साथ में आपको यहाँ पर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आप इस प्रॉपर्टी के सेल्फ ऑनर है, स्पाउस है, अदर्स है, तो यहाँ पर हम सेल्फ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी को ओन, क्या उसके कोई भी और को पार्टनर्स हैं, क्या को ओन है, यानी कि दूसरे का भी कोई पार्ट है, अगर है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप उसको नो कीजिएगा। अगर यस है तो कितना परसेंटेज है वो भी आपको यहां पर एंटर करना है, अदरवाइज सर आपके यहां पर नो के ऑप्शंस पर जाएंगे तो डिटेल्स आपको कुछ भी डिटेल डालने का ऑप्शंस नहीं आएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अब से यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर न्यू इनकम टैक्स रिजाइन के हिसाब से अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अगर आपकी कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी आपके पास में है जिसके ऊपर आपने लोन ले रखा है, उसी प्रॉपर्टी में अगर आप रह रहे हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पर नहीं दे रखी है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर आपकी इनकम होती है 0, लेकिन आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसका न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर उसका कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर आपके पास में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके डिटेल्स फिल करने का मतलब यहां पर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर उसका कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, उसको किसी अदर पर्सन को रेंट पर दे के रखी है, चाहे वो प्रॉपर्टी पूरी आपने रेंट पे दे रखी है या फिर कुछ पार्ट आपने वहां पर उसको रेंट पे दे रखा है, यानी कि आपके 4 फॉर एग्जांपल कमरे का एक मकान है, 2 कमरे यानी कि 2 रूम आपने किसी को रेंट पर दे रखे हैं, 2 रूम में आप रह रहे हो, यानी कि वो आपके हाफ प्रोपोर्शन आपके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाफ प्रोपोर्शन आपके लिए रेंटेड है, तो वो भी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी सर, लेट आउट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 3 आता है सर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सर नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 हाउस जो भी अगर आपके पास में खुद के हैं तो 2 हाउस आप एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको मान सकते हो, यानी कि 2 हाउस है, दोनों को आपने रेंट पर नहीं दे रखा है तो चलेगा, उसकी कोई भी इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में 3 हाउस है और तीनों हाउसों को आपने रेंट पर नहीं दे रखा है, लेकिन 2 हाउस वहां पर आपको एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने होंगे और 1 हाउस आपको डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा, यानी कि ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दे रखी है, चाहे उसको आपने रेंट पर दिया है या फिर नहीं दिया, लेकिन 2 हाउस प्रॉपर्टी तक आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपकी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट, मार्केट जो भी रेंट है उस रेंट के हिसाब से आपको इसको इनकम कंसिडर करना होगा, जो भी इनकम आएगी उसके हिसाब से आपको वहां पर टैक्स पे करना होगा। तो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी या लेट आउट, तो हम लेट आउट के केसेस की अगर हम बात करते हैं तो लेट आउट प्रॉपर्टी, जब भी आप कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके आएगा टेनेंट डिटेल्स, यानी कि किसको आपने रेंट पर दे रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पे एंटर करनी होगी। तो ऐड अनदर के ऑप्शंस पर जाते हैं, नेम टेनेंट इट लेट आउट, तो यहां पर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मनीष कुमार को हमने रेंट पर दे रखा था। साथ में पेन ऑफ टेनेंट इफ अवेलेबल, अगर उसका पेन नंबर अवेलेबल है आप यहां पे एंटर कीजिएगा। आधार नंबर ऑफ टेनेंट इफ अवेलेबल, देखो यहां पर आपको सिर्फ यहां पर राइट का जो स्टार है वो कंपलसरी है, बाकी तीनों के ऊपर कोई भी
नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप इंटर कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पेन 10 ऑफ टेनेंट इफ टीडीएस क्रेडिट इज क्लेम, अगर आपको टीडीएस क्लेम करना है, उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ रेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पर उनका पेन और 10 नंबर आप इंटर करोगे। एड मोर ब्रेकअप वैल्यूज आपको यहाँ पर अगर ऐड करनी है, दूसरा अगर कोई टेनेंट है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी है, तो आप दे सकते हैं। साथ में ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ऑफ लेटेबल वैल्यू, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दे रखी है, वहां से पूरे साल आपका कितना रेंट आपके पास में आया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हर महीने का सिर्फ 15,000 रुपए का रेंट था, कितना 15,000, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000। 1,80,000 रुपीज हमारे लिए ग्रॉस इनकम बन जाती है। तो यहां पर हम इंटर कर लेंगे सर 1,80,000, विच अमाउंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, यानी कि सर कुछ ऐसा अमाउंट है जो आपका मंथली तो आपका 15,000 का रेंट था, लेकिन कुछ रियलाइज नहीं हुआ, सामने वाले पर्सन ने आपको पे नहीं किया है, और कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे हो तो वो अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करके अनरियलाइज, यानी कि रियलाइज नहीं हुआ है, वो पोर्शन डाल सकते हो। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स को पेमेंट किया है, म्युनिसिपल टैक्स को अगर आप म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, वो अगर ऑनर ने खुद अपने अकाउंट से पे किया है तो ही यहां पर डिडक्ट होगा। अदरवाइज अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया है तो वो आपकी किसी भी कैपिटल यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की जो भी टैक्स पेड लोकल अथॉरिटी है वो आपका यहाँ पर एडजस्ट यानी कि डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये हमने पूरे साल का म्युनिसिपल टैक्स पे किया, तो आपकी जो नेट इनकम आ जाती है, नेट एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू आ जाती है 1,70,000। उसमें से आपको क्या मिलता है सर, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो 1,70,000 और उसमें से अगर आप 30% करेंगे तो 51,000 रुपीज होता है। तो ये क्या मिल जाएगा सर आपको डिडक्शन। साथ में अब बारी आती है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोन कैपिटल, यानी कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पर लोन ले रखा है और उस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आप उसका डिडक्शन आपको मिलना। अब सर यहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस इस बार में है, क्या है सर, लोन टेकन फ्रॉम, यानी कि ये लोन अब आपके किस से लिया हुआ है, तो ये डिटेल आपको देनी है। तो अगर आपने बैंक से लिया हुआ है या अदर देन बैंक से लिया हुआ है तो दोनों की डिटेल्स आपको देनी है। अगर आपने बैंक से लिया हुआ है तो बैंक पे क्लिक करें। नेम ऑफ बैंक, कौन सी बैंक से लिया हो, तो हम मान के चलते हैं कि सर ये आपने एचडीएफसी बैंक से लिया हुआ है। लोन अकाउंट नंबर, अब आपको यहां पर लोन अकाउंट नंबर डालना आपके लिए कंपलसरी है, तो वो लोन अकाउंट नंबर आप यहां पर इंटर कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये लोन अकाउंट नंबर इंटर कर लिया। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, आपको ये जो लोन है ये कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ था वो डिटेल्स भी अब आपको फिल करनी है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल 10405/2023, यानी कि सर 1/5/2023 को हमारा लोन सैंक्शन हुआ था। कितना लोन सैंक्शन हुआ था, हम ये मान के चलते हैं कि सर 25 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था। लोन आउटस्टैंडिंग एज द लास्ट ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि 31 मार्च 2026 को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 23,47,800 रुपए का लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब आपने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,44,500 का इंटरेस्ट हमने इस बार पे किया हुआ है। तो ये डिटेल्स इस बार के आप जब हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आप शेड्यूल फिल करोगे उसमें ये डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए और इस डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपका टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाता है सर 1,44,500 रुपीज। तो आपकी जो भी टोटल इनकम थी उस इनकम में से आपके टोटल इनकम जो भी थी 1,44,500, हाँ 1,70,000 में से 51 माइनस हो गए, तो ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो यहाँ पर आपकी जो भी इनकम्स आ जाती है वो इनकम आ जाती है सर यहाँ पे 1,25,500, कितनी आ जाती है सर, 25,500 रुपीज जो है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपकी माइनस हो रही है। कितनी हो रही है, माइनस नहीं, इनकम शो हो रही है। तो अब आप यहाँ पर उसको आप क्या कर लेंगे सर, सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो शेड्यूल, इसको हमें डिटेल्स फिल नहीं करना है इसलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे सर, इसको डिटेल फिल करके आप उसको कर लोगे सेव। तो यहाँ पर आपका ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो
फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स थी वो डिटेल हमने यहाँ पे शो कर दी। पास थ्रू इनकम लॉस इज एनी, अगर कोई भी लॉस है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25,500। अब सर ये जो इनकम माइनस में है, क्या ये इनकम आपके सैलरी हेड के सामने सेट ऑफ हो जाएगी जो प्रीवियस में होती थी? न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर नहीं होगी, यानी कि अब ये इनकम ना तो कैरी फॉरवर्ड होगी, ना ही आपको किसी भी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होगी। आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर हो रहा है। तो ये था हाउस प्रॉपर्टी चाहे आप चाहे आप आईटीआर 1, 2, 3 और 4 कोई भी आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसमें जो हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल होगा वो एज इट इज सब में सेम होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर है और आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा 9th मॉड्यूल का एक कॉम्बो कोर्स है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर चेकआउट करें उस कोर्स कंटेंट को। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।